डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, सोशल वेलफेयर पॉलिसी जो एक टॉपिक था, जो पहले भी मैंने इसको अलग से कोई वीडियो नहीं बनाया था। मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ सेमेस्टर एनईपी की, जिसके एग्जाम कई यूनिवर्सिटीज में आने वाली मुझे बताया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 29 या 30 को है। उसके लिए मैं सीरीज ऑफ वीडियोस डालने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके उसकी की एक कड़ी में आज की वीडियो है सोशल वेलफेयर पॉलिसी, जिसमें कि हम चर्चा करेंगे कि सोशल वेलफेयर पॉलिसी और उसके तहत आने वाले प्रोग्राम, मिशन, स्कीम क्या होते हैं, उसको कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, कैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है जनरल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, और इसके चैलेंजेस क्या है। थोड़ी सी डिस्कस इस पे भी करेंगे कि फ्रीबीज से इसकी तुलना कैसे की जाती है, फ्रीबीज वर्सेस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। ये आपको बहुत मदद करेगा सेमेस्टर एग्जाम लिखने में। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट अस बिगिन। ये है डीएससी 10। डीएससी 10 में जब कहता हूं तो डीयू की जो एनईपी सिलेबस है, उसकी एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन, स्पेसिफिक कोर्स की मैं बात करता हूं, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के नेम से थीम है। उसकी यूनिट 5 में है सोशल वेलफेयर पॉलिसीज। आपको पता है या शायद नहीं भी पता हो कि मेरे चैनल पे जो है ये एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, नेशनल हेल्थ स्कीम, राइट टू फूड सिक्योरिटी, एमजी नरेगा सभी हैं। केवल जो सोशल वेलफेयर पॉलिसीज जो इसकी थीम पे है, जो कोर थीम, उस पे कोई वीडियो नहीं है। मुझे लगा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली इस थीम पे भी आते हैं, सोशल वेलफेयर पॉलिसी क्या है। इसके लिए ये वीडियो इसमें ऐड करेगा। इन सभी वीडियो को भी न्यू 3 ईयर क्वेश्चन के साथ मैं रीलॉन्च कर दूंगा आज या कल में। यदि हम पास्ट ईयर्स क्वेश्चन देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो मुझे अलग से क्यों बनानी पड़ी। अब आप यहां देखिए 2025 एनईपी में क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन जो है किसी पर्टिकुलर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से नहीं है, बल्कि आपको ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और कैसे ये डिफरेंट है नॉर्मल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, एंड डिस्कस इट्स रिलेवेंस इन प्रमोटिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन के चलते ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। 2024 एनईपी में देखें तो इन्होंने एक स्पेसिफिक पूछा है, राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन इज एंड शुड बी ए बेसिक राइट फॉर एवरी इंडिविजुअल। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इवेल्युएट द राइट टू एजुकेशन। ये तो घुमा हुआ क्वेश्चन है। सिंपली आपको राइट टू एजुकेशन के बारे में, उसकी रैशनल जो यहाँ पे है रैशनल, और उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो रिलेटेड प्रोग्राम है, उसके बारे में लिखना है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली एक वीडियो में दिया गया है। उसके मैं रिलॉन्च करूंगा। 2023 में डिस्कस द सोशल वेलफेयर पॉलिसी विथ स्पेशल रेफरेंस टू नेशनल हेल्थ मिशन। इसमें भी जो आधा क्वेश्चन है वो देखिए, आपको जनरल है जो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो कि नेशनल हेल्थ मिशन है, उसको डिस्कस करने के लिए मिला दिया उन्होंने। एडिशनल क्वेश्चन मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये पहले के जो ओल्ड सिलेबस थी, जिसमें कि ये सभी चीजें थी, आपको जस्ट नए सिलेबस में उसको कॉपी पेस्ट किया गया है। डिस्कस द फीचर्स ऑफ एनी टू सोशल वेलफेयर पॉलिसीज इन इंडिया। How far these policies been successful in achieving the objective of social welfare। ये भी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आपको ऐसा क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। आपको चार जो है सोशल वेलफेयर पॉलिसी या प्रोग्राम, दोनों को एक ही सिनोनिमस मान लीजिए, आपको पढ़नी है। लाइक नेशनल हेल्थ मिशन, राइट टू एजुकेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड मनरेगा, जो कि अब बदल गई है विकसित भारत वी राम जी, याद रखिएगा। लेकिन अभी भी एमजी नरेगा ही आपके सिलेबस में वही पूछा जाएगा, जो कि वो स्कीम अब खत्म होने जा रही है 1 जुलाई से। लेकिन यहाँ पे ब्यूटीफुल क्वेश्चन ये है कि आपको ये कहा जा रहा है कि दो सोशल वेलफेयर पॉलिसी को ले लो और उसके बारे में बताओ, और ये भी बताओ कि वो अपने ऑब्जेक्टिव जो थी सोशल वेलफेयर का, उसको मीट करने में कितनी सक्सेसफुल हुई है। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलो हम लोग जो है सोशल वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। इससे पहले कि हम सोशल वेलफेयर के बारे में बात करें, सोशल वेलफेयर, चलो एक लाइन में बता देता हूँ कि सोशल वेलफेयर का मतलब होता है कि जो पीपल है, पॉपुलेशन है, चाहे वो सिटीजन हो चाहे पीपल हो, उनकी वेल बीइंग का यदि ख्याल रखा जाए तो वो सोशल वेलफेयर है। मतलब इन जनरल यदि पीपल की जो लाइफ है उसकी क्वालिटी अच्छी हो। अब ये बहुत सब्जेक्टिव है कि क्या करने से उनकी वेल बीइंग बढ़ती है, लेकिन जनरली ये माना जाता है कि यदि किसी भी पॉपुलेशन को अच्छी हेल्थ केयर मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी सैनिटेशन, लॉ लॉ एंड ऑर्डर मिले, और यदि ओल्ड एज में केयर की सोशल सिक्योरिटी नेट हो, तो उनकी वेलबींग बढ़ती है। इसके अलावा बहुत सारे और चीजों से वेलबींग बढ़ सकती है, लेकिन ये जो पैमाना है, ये जो इंडिकेटर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन, हेल्थ, ओल्ड एज केयर,
equal access to market, society and all kind of जो अपॉर्चुनिटी है उसको सबको मुहैया कराना, दैट इज सोशल वेलफेयर। अब देखोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल वेलफेयर बहुत जगह स्पेसिफिकली मेंशन है और कई जगह इनडायरेक्टली, क्योंकि इंडिया को जब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1949 के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो एक वेलफेयर स्टेट के रूप में किया गया था। आपको याद होना चाहिए कि कौटिल्य ने जो आदर्श राज्य की कल्पना की है वो एक वेलफेयर स्टेट है। वो कहते हैं ये योग क्षेमा वहाम अहम, मतलब योग क्षेम, वहां अहम तो मैंने लगा दिया, जो LIC का मोटो उससे निकला है, लेकिन योग क्षेमा वर्ड उसमें, योग क्षेमा का मतलब होता है कि मैं आपके वेल बीइंग का ख्याल रखूंगा। दैट इज द प्रॉमिस ऑफ द किंग स्वामी इन कौटिल्याज स्टेट। तो इंडिया को उसी तरीके से एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे जो है कंस्टिट्यूट किया गया। प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये जो हम वादा करते हैं कि हम आपको सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस देंगे, ये खुद सोशल वेलफेयर है, सोशल वेलबींग है। DPSP आर्टिकल 38, जिसको सोशल वेलफेयर आर्टिकल कहा जाता है, इसमें कहा गया है, इसके आर्टिकल क्लॉज 1 में, स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all institution of the national life। ये सीधा प्रियम्बल को पूरा करता है। आर्टिकल 45 जो ओरिजिनल था, अब तो उसको चेंज कर दिया गया क्योंकि ये हमने फंडामेंटल राइट बना दिया है। The state shall endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of the constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years। अब ये जो है आर्टिकल 21A हो चुका है एज पर 86th अमेंडमेंट, और इसीलिए अब ये फंडामेंटल राइट बन चुका है। आर्टिकल 46 कहता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, ये भी सोशल वेलफेयर है। आर्टिकल 47 कहता है, इट इज a ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू improve पब्लिक हेल्थ, हेल्थ मुहैया कराना, एजुकेशन करना, सबको जो है सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देना, इक्वल स्टेटस देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, सोशल वेलफेयर है। दिस इज सोशल वेलफेयर। अब नाउ कम टू सोशल वेलफेयर पॉलिसी। पहले ये समझो कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है और फिर समझो सोशल वेलफेयर पॉलिसी क्या होगी। पब्लिक पॉलिसी या पॉलिसी केवल यदि कहें, इज एनीथिंग ए गवर्नमेंट चूजेस टू डू और नॉट टू डू। मैंने लिया है थॉमस आर डाई का वेरी फेमस डेफिनेशन कि पब्लिक पॉलिसी वो सब कुछ है जो एक गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें करना है, डेफिनेटली ए डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन कि हमको ऐसे आगे बढ़ना है, या नॉट टू डू, ये भी है, ये डिसाइड करते हैं हमको नहीं करना है, इसको पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। एक्चुअली पब्लिक पॉलिसी पब्लिक की जो कॉमन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए डिसीजन है, निर्णय है कि हम ऐसा करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि ये पता चला कि किसानों में आत्महत्या बहुत बढ़ गई है, तो पब्लिक पॉलिसी जो है कई रास्ते अपना सकती है कि फ्री जो है लोन देंगे, या लोन माफ कर देंगे, या किसान को कुछ पैसे बैंक में दे देंगे, या उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे, हेल्थ केयर देंगे, लाइक दिस कई अल्टरनेटिव जो है अपना सकती है। उसमें से एक अल्टरनेटिव को चुनना इज ए सॉल्यूशन और डिसीजन, दैट इज द पॉलिसी टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ सुसाइड अमॉन्ग फार्मर्स। तो किसी भी पब्लिक प्रॉब्लम को या कॉमन सोसाइटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पब्लिक एरिना में डिसीजन ली जाती है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक पॉलिसी, ए डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन, ऑल्सो नॉट टू डू और डू। अब देखो, सोशल वेलफेयर पॉलिसी जो है इस लार्जर पब्लिक पॉलिसी का एक सबसेट है। मतलब पूरा पब्लिक पॉलिसी मान लो इतना बड़ा है डोमेन, तो उसमें एक जो है सोशल वेलफेयर पॉलिसी है, which consist of guidelines, principles and legislation designed to ensure the basic well-being, security and survival of citizens, especially the vulnerable and marginalized। ब्ला ब्ला छोड़ दो, इसके कहने का मतलब है ऐसी पॉलिसी जो वेल बीइंग को बढ़ाने के लिए सरकार लाती है, जैसे फ्री एजुकेशन पॉलिसी जो हमने RTE से लाया, या न्यूट्रिशनल हेल्थ के लिए
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या लाइवलीहुड गारंटी देने के लिए एमजी नरेगा या हेल्थ को इंश्योर करने के लिए आयुष्मान भारत एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या नेशनल हेल्थ मिशन एंड ऑल। तो यही है अब सोशल वेलफेयर पॉलिसी। जब हम वेलफेयर को बढ़ाने के लिए, वेलबींग को बढ़ाने के लिए यदि पॉलिसीज लाते हैं और उस पॉलिसी के तहत प्रोग्राम मिशन लॉन्च करते हैं, स्कीम लॉन्च करते हैं, तो वही सोशल वेलफेयर पॉलिसी है। यदि हम थियोडोर लोवी का क्लासिफिकेशन देखें पब्लिक पॉलिसी का, उन्होंने बहुत फेमस क्लासिफिकेशन दिया था 4 टाइप का। उन्होंने कहा था पॉलिसी में भी फर्स्ट उन्होंने दिया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, तीसरा रेगुलेटरी पॉलिसी और चौथा कंस्टिट्यूएंट पॉलिसी। यदि हम देखें कि सोशल वेलफेयर पॉलिसी कैसी पॉलिसी है एज पर थियोडोर लोविस क्लासिफिकेशन, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव और रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी है। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है, जब सरकार सीधे ट्रांसफर करती है कैश या काइंड में कोई बेनिफिट जनता को, जैसे किसान सम्मान निधि, सरकार सीधा अपने खजाने में से निकाल के किसानों को हर महीने या हर क्वार्टर कुछ पैसे उनके बैंक अकाउंट में भेजती है। रीडिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूटिव के अमीरों से वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स लेकर के और गरीबों को जैसे हम फ्री राशन देते हैं, हमारे टैक्स से आती है, इनफैक्ट सभी कुछ हमारे टैक्स से आती है, तो अमीरों से लेके गरीबों को देना, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूटिव। बहुत दोनों में फर्क कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये एक तरफा होता है और ये जो है कहीं से लेके कहीं दिया जाता है, बट सभी टैक्स जो है कहीं से लिया ही जाता है। इसलिए इन इसेंस सभी जो इस तरह के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है वो रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी के तहत आते हैं और ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को बताते हैं। आप याद करो जो जॉन रॉल का जो डिफरेंस प्रिंसिपल है, वो भी जो समाज के सबसे दबे कुचले, मार्जिनलाइज, उपेक्षित लोग हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए है। और सोशल वेलफेयर स्कीम के भी टारगेट दबे कुचले, मार्जिनलाइज लोग ही होते हैं। जैसे एग्जाम्पल यदि देखें तो राइट टू एजुकेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राइट टू लाइवलीहुड, एमजी नरेगा, जितने भी आपको जो सोशल वेलफेयर पॉलिसी में दिए गए हैं, वो सब एग्जाम्पल हैं सोशल वेलफेयर पॉलिसी के। अब आप देखें कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कितना डिफरेंट है नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन से। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो कि फॉर्मुलेट करता है, इंप्लीमेंट करता है और इवेलुएट करता है उन पॉलिसीज, प्रोग्राम, स्कीम्स और मिशन को जो सोशल वेलफेयर के तरफ टारगेटेड होते हैं, विच इज एम्ड एट इम्प्रूविंग सोशल वेलबींग ऑफ पीपल, स्पेशली द वल्नरेबल वंस। जैसे यदि कोई एमजी नरेगा के प्रोजेक्ट को कोई यदि फॉर्मुलेट कर रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, उसको इवेलुएट कर रहा है, तो वो जो है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है। इट अप्लाइज द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो गुली कुर्विक ने कहा ना, पोस्ट कॉर्प, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बस्टिंग, रिपोर्टिंग, पोस्ट कॉर्प को ही यूज करता है। या हेनरी फयोल का जो POCCC था, उसी को यूज करता है टू द स्पेसिफिक फील्ड ऑफ सोशल वेलफेयर। लेकिन इसका इनका जो डोमेन होता है वो सेल्फ सोशल वेलफेयर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैनेजिंग द एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग सोशल वेलफेयर प्रोग्राम स्कीम लाइक सर्व शिक्षा अभियान है, राइट टू एजुकेशन के तहत नेशनल हेल्थ मिशन है, आयुष्मान भारत है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, एमजी नरेगा है, इन सबको एडमिनिस्टर करना, इंप्लीमेंट करना, इवेलुएट करना, कोर्स करेक्शन करना, टारगेट पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना, यही है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप समझ सकते हो ये कितना ज्यादा अलग हो सकता है। It encompasses the entire system of policies, law, institutions, and processes through which the state and non-governmental organization promote social welfare across society. इस एडमिनिस्ट्रेशन की तुलना यदि आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से करोगे तो बहुत ज्यादा इम्पैथी रखता है। इसके अलावा ये बहुत कोलैबोरेटिव होता है। इसमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट, सिविल सोसाइटी को साथ लेकर के चलने की होती है। ये काफी ज्यादा डिसेंट्रलाइज भी होते हैं। अधिकतर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो है सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल को अपनाता है, जहां पीपुल है उसके करीब से करीब निर्णय लिए जाए। जैसे ग्राम पंचायत, वहां पे सोशल वेलफेयर की स्कीम सबसे अधिक इफेक्टिव होती है यदि वो इम्प्लीमेंट करे। नहीं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करे या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ऊपर से जो है सेंट्रलाइज सबसे कम इफेक्टिव होती है। इसके अलावा सोशल वेलफेयर स्कीम में जो है वो फ्रेंड फिलोसफर गाइड की तरह जो है एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ना कि लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू कलेक्टर की जैसा। तो इसकी जो प्रायोरिटी है बहुत ही अलग है।
इसके जो फीचर्स देखें तो ये पीपल सेंट्रिक होगा बहुत ज्यादा, ये कोई ब्यूरोक्रेटिक नहीं हो सकता है, ना ही प्रॉफिट सेंटर्ड होता है। पहली ही बात है कि जहां सोशल वेलफेयर आता है वहां प्रॉफिट नहीं आती है। आप देखोगे कि कोई यदि हॉस्पिटल बन रहा है, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट क्या होगा, इससे ज्यादा है कि लोगों को वेल बीइंग कितनी मिलेगी। इवन कई जो गवर्नमेंट के जो स्कीम होते हैं, या छोड़ दो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी, ट्रेन लाइन कहीं जो है नक्सल अफेक्टेड एरिया से गुजर रही है, हो सकता है वहां बहुत कोई इनकम ना हो, लेकिन रेलवे करती है सोशल वेलफेयर के लिए। वहां पे टेलीफोन के टावर लगाए जाते हैं सोशल वेलफेयर के लिए, ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जाती है सोशल वेलफेयर के लिए। कई कई जो हमारे जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम क्रिएट करते हैं स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के अलावा, वो हम इसलिए करते हैं कि हमको पैसा या प्रॉफिट ना हो, बल्कि वहां का सोशल वेलबींग बढ़े। इट इज वैल्यू लेडेन, बहुत सब्जेक्टिव है। देखो वेल बीइंग क्या है, ये हर सोसाइटी में अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग तरीके से रियलाइज किया जाता है। और ये बहुत वैल्यू लेडेन, इसमें हमेशा बात होगी सोशल जस्टिस की, इक्वलिटी की, ह्यूमन डिग्निटी की, राइट्स की एंड ऑल। ये ऑलवेज होगा, क्योंकि वैल्यू लेडेन है। ये कोई जिसको बोलते हैं कि वैल्यू एकदम सेपरेट फैक्ट से नहीं है, ये वैल्यू न्यूट्रल नहीं है, या वैल्यू को आप अलग हटा के नहीं देख सकते हो। ये कोई ब्यूरोक्रेटिक में जो होता है इम्पर्सनल, विदाउट एनी वैल्यू, विदाउट एनी इम्पैथी, ऐसा नहीं है। इट इज ऑफन इनेबलिंग rather than प्योरली रेगुलेटरी। ये रेगुलेटरी पॉलिसी नहीं है, ये इनेबलिंग है। ये आपके कैपेसिटी के, पीपल के कैपेसिटी को बढ़ाता है, कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, उसके लाइफ के चॉइसेस को बढ़ाता है, उसके लाइफ के मीनिंगफुल होने को बढ़ाता है, जो अमर्त्य सेन कहते हैं। इसीलिए ये कैपेबिलिटी अप्रोच की तरफ जाता है। सो ये पीपल को empower करता है than merely control them. It typically involve a partnership, a collaborative between government, voluntary organization, non-governmental organization, civil societies, community, ये सब प्राइवेट सेक्टर, ये सब इसमें जुड़ते हैं। इट इज एक, इसलिए गुड गवर्नेंस है। इट्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। यदि आप बोलोगे कि कैसे मेजर करें कि आप कितना वेलफेयर दे रहे हो, तो ये है कि इन्हांसमेंट ऑफ वेल बीइंग ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। अब वेल बीइंग इटसेल्फ बहुत सब्जेक्टिव है, तो आप उसको प्रॉक्सी इंडिकेटर से नाप सकते हो। आप ये नाप सकते हो कि यदि पॉपुलेशन में लिटरेसी बढ़ गई, यदि उनका बीमार पड़ने का फ्रीक्वेंसी कम हो गया, यदि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, तो आपका समझो सोशल वेलफेयर बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। हाउ इट प्रमोट सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, जो हमारे प्रेम्बल में लिखा है, डीपीएसपी में लिखा है, ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी इट डिनोट्स डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो मैंने कहा जॉन रॉल का डिफरेंस प्रिंसिपल। इट ऑल्सो शोज इक्वल कंसर्न, जो गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए, जो रोनाल्ड डॉर्किन कहते हैं सॉवरेन वर्च्यू में, कि सॉवरेन को जो है अपने प्रजा प्रजा में भेद नहीं करना है, और जो प्रजा कमजोर है, जो मार्जिनलाइज है, उसको थोड़ा ज्यादा देना है। यही इक्वालिटी है, इसी को इक्विटी कहते हैं। इनइक्वल्स आर ट्रीटेड अनइक्वली। आप गरीब मजलूम जो बेचारे एकदम सड़क पे हैं, उनको आप अमीरों के साथ बराबरी से ट्रीट नहीं कर सकते हो। आपको उनको कुछ ज्यादा देना होगा, जिनको नेचर ने कम दिया है। एंड गवर्नमेंट सेंसिटिव टू वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये शो करता है कि आप कितने सेंसिटिव हो, जो दबे कुचले लोग हैं। इट रियलाइजेज जस्टिस, सब्सटेंटिव जस्टिस। समझो जस्टिस दो टाइप का होता है, प्रोसीजरल और एक सब्सटेंटिव, जिसको अमर्त्य सेन कहते हैं। सब्सटेंटिव को न्याय, और प्रोसीजरल को नीति। अच्छी पॉलिसी बनाओ, अच्छे रूल रेगुलेशन बनाओ, और इंस्टीट्यूशनल एक व्यवस्था बनाओ, जिससे कि फेयरली इन रूल रेगुलेशन को लागू किया जाए, तो जो आउटकम होगा वो जस्ट होगा। दिस इज प्रोसीजरल जस्टिस। होगा कि नहीं, टारगेट पीपल का वेलबींग बढ़ेगा कि नहीं, पता नहीं, लेकिन यदि रूल रेगुलेशन, नियम कानून चुस्त दुरुस्त हो, न्यायपूर्ण हो, मतलब जस्ट एंड फेयर हो, और जो 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 इंस्टीट्यूशन उसको फेयरली लागू करे, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि जस्टिस होगा। ये नीति है। लेकिन ये सब्सटेंटिव जस्टिस है, ये एक्चुअली जस्टिस देता है टारगेट पॉपुलेशन को। जब आप भूखों को 5 किलो अनाज देते हो, जब आप गरीब के अकाउंट में कुछ पैसे दे देते हो, उसको गैस सिलेंडर दे देते हो, उसको कुछ आप कपड़े दे देते हो, उसको फ्री एजुकेशन दे देते हो, फ्री हेल्थ केयर देते हो, रियल जो है उनको न्याय मिलता है, सब्सटेंटिव जस्टिस। इट एडवोकेट सब्सटेंटिव इक्वालिटी। समझो, ये इक्वालिटी जो है ना, एक्चुअल इक्वालिटी है। ये कोई मेयर फॉर्मल इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है। इट इज फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो जॉन डॉल कहते हैं, जो मैंने यहाँ कहा है।
इट फंक्शन एज ए टूल ऑफ एम्पावरमेंट एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग। ये कैपेबिलिटी बढ़ाता है। यदि आपने किसी को अच्छी एजुकेशन, हेल्थ केयर और एक्सेस दे दिया तो वो कभी गरीब नहीं रहेगा, जो प्रोफेसर सेन कहते हैं। ये पीपल को एम्पावर करता है। इट प्रमोट्स इंक्लूजन एंड डिग्निटी। जो जो गरीब गुरुआ, मार्जिनलाइज, जो समाज से एक तरह से एक्सक्लूडेड है, उनको फील होता है कि उनकी भी केयर ली जा रही है। ये समाज में जो है वो सोशल सॉलिडिटी बढ़ाता है, क्योंकि जॉन डॉल जैसे कहते हैं कि समाज एक माला के जैसा है, और जो सबसे उसमें कमजोर कड़ी है ना, उतना ही आप मजबूत हो। यदि मान लो वर्नरेबल सेक्शन ये इतना गरीब है तो आप समझो कभी अमीर नहीं हो सकते हो। ये सोशल स्टेबिलिटी देता है। अपहीवल नहीं होगा, उपद्रव नहीं होगा, विद्रोह नहीं होगा, रिवॉल्यूशन नहीं होगा, सोशल हार्मनी होगी। उससे समाज में इन जनरल जो है वो, जिसको सोशल कैपिटल कहते हैं, वो बढ़ता है और उससे बहुत उसका डिविडेंड मिलता है। समाज बहुत तेजी से तरक्की करता है। इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है सोशल वेलफेयर पॉलिसी का। एंड अल्टीमेटली इट इज सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। लेकिन इसके चैलेंजेस भी कम नहीं है डियर स्टूडेंट, बहुत चैलेंजेस हैं, और इसीलिए इसको करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल होता है कि आप कैसे चुनोगे कि किसको दो। अब यहाँ पे जितनी बेईमानी जो है, निपोटिज्म, गलत लोग चुने जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है, एक पॉजिटिव एरर होता है। आप गरीब लोगों को चुनना चाहते हो कि फ्री एजुकेशन दो। पॉजिटिव एरर क्या है कि आप ऐसे लोगों को इंक्लूड कर लोगे जो एकदम अमीर है, लेकिन वो बेईमान है, अपने को इंक्लूड करा लिया। तो ये इसको पॉजिटिव एरर कहते हैं। मतलब आपने ऐसे लोगों को इनकरेक्टली इंक्लूड कर लिया वेलफेयर बेनिफिट के लिए जो डिजर्व नहीं करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। और एक निगेटिव एरर भी होता है, आप ऐसे लोगों को छोड़ दिए जो बेचारे डिजर्व करते थे, लेकिन आपसे गलती हो गई, उनको छोड़ के आपने गलत लोगों को ले लिया। निगेटिव एरर भी होती है, और इसके चलते बहुत बहुत मुश्किल होता है इसको इम्प्लीमेंट करना। देन लीकेज और करप्शन भी होता है। एक समय में ऐसा माना जाता था कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो राशन शॉप कहते हैं, 40% उसमें जो ग्रेन है वो लीकेज हो जाता था। वो गलत तो टारगेटिंग होती ही थी, और वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन में ही जो है वो इधर मार्केट में चला जाता था, और वहां पे गलत लोगों को लिख दिया गया कि हाँ तुमको 5 किलो अनाज दिया, उसको दिया नहीं गया और उसको मार्केट में बेच दिया गया। करप्शन, इसमें जम करके करप्शन होता है। आप याद करो राजीव गांधी जी ने 84 में क्या कहा था कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम होती है उसका 1 रुपया जब चलता है दिल्ली से, तो 14-15 पैसे केवल जो है टारगेट पॉपुलेशन के पास पहुंचता है। ये शो करता है कि क्या बिचौलिए, उन्होंने कहा भी था, सत्ता के दलाल बीच में जो है खा जाते हैं। मैंने एक बार आपको जानकी वल्लभ शास्त्री का एक कविता का पंक्ति भी कहा था कि ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं यूं ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। ये वही चीज बताता है कि मतलब आकाश से पानी गिरा, लेकिन धरती पे प्यासे लोगों के पहुंचने के पहले ही उसको आसमान में ही टपक लिया ये दलालों ने। तो ये जो है करप्शन, इसमें रोकना बहुत डिफिकल्ट है। दूसरी इसमें प्रॉब्लम है कि इतनी मल्टीपल एजेंसीज है ना, मतलब सेंटर से चला, फिर स्टेट में एजेंसी है, फिर डिस्ट्रिक्ट में, पंचायती राज, इतने सारे एजेंसी उसमें शामिल होते हैं कि उनके बीच का कोऑर्डिनेशन ही मुश्किल होता है, और अल्टीमेटली वो स्कीम इंप्लीमेंट ठीक से नहीं होती है। इसके अलावा इनएडिक्वेट फंडिंग में, बहुत सोशल वेलफेयर स्कीम किसी की बहुत खास प्रायोरिटी होती नहीं, सरकार को बहुत ज्यादा इससे फायदा मिलता नहीं है। आप यदि देखोगे इंडिया में एजुकेशन का जो बजट है बहुत कम है। आप अपने जीडीपी का 2%, 2.5% खर्च करते हो, 4-5% भी नहीं, हेल्थ पे भी नहीं खर्च कर पाते। तो ये हमारी बड़ी मुश्किल है। उसका कारण पे तो पूरी क्लास ली जा सकती है कि कहाँ हम खर्च करते हैं और कहाँ करना चाहिए। सो इनएडिक्वेट फंडिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन गैप्स होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन के टारगेट वो मीट नहीं होते हैं। एक तो कारण जो है फंड का होता है, दूसरा जो फंक्शनरीज हैं, जो ऑफिशियल हैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमेशा दबा कुचला रहता है। जो लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रेवेन्यू कलेक्शन में है, उसकी छाती फूली रहती है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर वाला अपने को दीनहीन समझता है, तो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन में उतनी दिलचस्पी नहीं रहती है, और इम्प्लीमेंटेशन गैप भी इससे आता है। उनकी कैपेबिलिटी भी, कई बार ट्रेनिंग में उनको उस तरह से नहीं दी गई है एंड ऑल। ब्यूरोक्रेटिक डिले तो होता ही है, क्यों हर जगह ब्यूरोक्रेसी है। फंड रिलीज करने से लेके ट्रांसफर, पोस्टिंग एंड ऑल, कोऑर्डिनेशन, वहां जो ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेपिज्म है वो सर चढ़ के बोलता है। एंड जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बन गए उसको आपने कॉन्स्टिट्यूशनल जामा पहना दिया, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द वेलफेयर स्कीम सीधे दिल्ली से चलती है। और उसका जो इंटीग्रेशन होना चाहिए, कि उसकी जो ओनरशिप होनी चाहिए पंचायती राज को, नहीं है। आप देखो ना एमजी नरेगा कहाँ से जा रही है,
विकसित भारत जी राम जी कहाँ से जा रही है, एनएफएसएम कहाँ से जा रही है, राइट टू एजुकेशन कहाँ से जा, अधिकतर जो है वो दिल्ली से चलती है। जब तक कि एकदम लोअर लेवल पे प्लान नहीं होगा, फंड नहीं होगा, वहां ऑफिसर उस टाइप के नहीं होंगे, डिसेंट्रलाइज नहीं होगा, तब तक इसका सफल होना बहुत ही मुश्किल है। फाइनली डियर स्टूडेंट, इस पे आओ कि जो फ्रीबीज आपने इतना बार सुना होगा, फ्रीबीज फ्रीबीज, प्रधानमंत्री भी कहते हैं रबड़ी एंड ऑल, एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में क्या फर्क है। मैंने यहाँ बहुत कुछ लिखा है, चलो मैं बोलूंगा नहीं, ये तो आपको एग्जामिनेशन के लिख दिया कि आप लिख सकते हो। आप ऐसे ही लिख सकते हो, आपको कोई पूछेगा नहीं कि फ्रीबी और सोशल वेलफेयर में क्या है, लेकिन आप लिख सकते हो उसको किसी तरीके से। देखो, या समझने के लिए, फ्रीबीज जो है कहाँ से शुरुआत होती है, ब्राजील और चिली में 80s और 90s में, जो है अमेरिका के लिबर्टेरियन जो मिल्टन फ्रीडमैन जैसे थे, उनके सलाह पे ये शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि देखो, आप अभी जो हमने चैलेंज बताया ना, आप टारगेट नहीं कर पाते हो, पैसा लीक कर जाता है, दिल्ली से चलती है 14 पैसे, तो आप क्या करो ना, किसी को कोई काइंड में, मतलब आप जिसको बोलते हैं काइंड में, कहने का क्या मतलब है, पैसे नहीं दे करके आप किसी को एडमिशन दे रहे हो, जैसे स्कूल में एडमिशन दे रहे हो। आप सबसे अच्छा है काइंड वर्सेस कैश, ऐसे समझो। पहले गैस सिलेंडर दी जाती थी आपको 400 रुपए में, बाद में ये हुआ कि नहीं, आप खरीदो 900 रुपए में, आपको 500 रुपया बैंक अकाउंट पे दे देंगे, ये कैश ट्रांसफर हुआ। तो एक है काइंड में, एक है कैश में। जैसे आपको अनाज मिलता है, कोई बोले नहीं, मार्केट से जो रेट पे खरीदना खरीदो, तुमको महीने में जो डिफरेंस होगा हम पैसे दे देंगे। तो ये कैश में है। कैश वर्सेस काइंड पे एक बड़ी बड़ी बहस पूरी दुनिया में छिड़ी। इस पे बहुत सारे रिसर्च हुए कि कैश में बेनिफिट देना सोशल वेलफेयर का सही है या काइंड में, और ऐसा पाया गया कि काइंड में ही देना सही है। अब मैं यहाँ ये नहीं कहूंगा क्यों, ये बहुत लंबी है, लेकिन काइंड का ज्यादा बेनिफिट है। कैश एक लाइन में समझो तो उसका मिसयूज हो जाता है, किसी को मिला, दारू पी गया, खा गया एंड ऑल। जबकि काइंड में यदि आपको गैस सिलेंडर मिलेगा तो सिलेंडर का ही यूज करोगे, ऐसा तो नहीं है कि उसको आप जुए में उड़ा दोगे या कुछ कर लोगे। तो काइंड जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। आपको यदि स्कूल में बच्चे को फ्री एडमिशन मिल रहा है तो आप उसका फायदा लोगे। अब क्या हुआ, वहां पे ये सलाह दी गई चिली और ब्राजील में कि तुम इसको, बच्चे को एकदम बिल्कुल प्राइवेट स्कूल में जो रेट पे पढ़ाना पढ़ाओ, लेकिन तुमको जो डिफरेंस होगा वो हम हर बच्चे का तुमको हम कैश दे देंगे। इस टाइप की हर बेनिफिट के लिए कैश देने का हो गया। इसको कंडीशनल कैश ट्रांसफर कहा गया है। कंडीशनल कंडीशनल कैश ट्रांसफर, सीसीटी, इसका नाम दिया गया बोल्सा फैमिलिया एंड मेनी अदर्स। इंडिया इससे प्रभावित हुआ, लेकिन उस समय में हर व्यक्ति, गरीब के पास में बैंक अकाउंट नहीं था। 2014 में जनधन स्कीम आई तो सबके पास बैंक अकाउंट हो गया, गरीब गुरुआ के पास में। आधार आया 2012-13 तक आते आते, तब इंडिया के पास भी हथियार आ गया कि अब आधार से बैंक अकाउंट को हम लिंक कर दें तो हम सीधे जो है बैंक अकाउंट में दिल्ली से पैसे भेज सकते हैं या स्टेट हेडक्वार्टर से भेज सकते हैं। और यहां से शुरुआत हुई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक समय तक तो ठीक था, जैसे पहल स्कीम थी कि गैस सिलेंडर के बदले हम आपको पैसे दे देंगे एंड लाइक दैट। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये खास करके आम आदमी पार्टी ने शुरू किया और बाद में सभी पार्टी ने बढ़ चढ़ के, अब तो ये है कि होर लगी हुई है। अब क्या हो गया, चुनाव आने के ठीक पहले हर राज्य का मुख्यमंत्री घोषणा करता है कि हम जो है औरतों को 2500 दे देंगे, कोई कहता है 3000 दे देंगे, कोई कहता है ये दे देंगे। पहले साइकिल दी जाती थी, मिक्सी दी जाती थी, टीवी फ्रिज चलो काइंड में कुछ दिया जाता था। अब सीधा हो गया पैसे 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 हम दे रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, ये देखा गया कि जिस भी इस राज्य में जो राज्य सरकार, जो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी और वही दे सकती है, जिसने भी पैसे दिए वो जीतती चली गई। इससे ये हुआ कि यार ये तो होड़ लग गई और फ्रीबीज की बाहर आ गई। अब हालत ये है कि फ्रीबीज इतनी भारी पड़ रही है कि स्टेट गवर्नमेंट पहले ही जो है सैलरी और पेंशन के बोझ तले दबे थे, अब फ्रीबी के बोझ तले। प्रॉमिस तो कर लेते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन उनको देना दुश्वार लगता है। दिल्ली में भी अभी तक नहीं दिया गया है, कई जगह महाराष्ट्र में भी रोका गया, कर्नाटका में पैसे नहीं है। अब आप सोचो कि ये फ्रीबी, जो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि बहुत ही घातक है, सुप्रीम कोर्ट कहता है बहुत घातक है, लेकिन चुनाव जीतने के चलते सभी इसमें शामिल हैं, सभी। अब इसका सोशल वेलफेयर से क्या कंपैरिजन है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में आपने देखा कि आपको एजुकेशन फ्री, हेल्थ केयर फ्री, और ओल्ड एज केयर फ्री, एंड बेसिक जो मिनिमम नीड होता है वो फ्री दी जाती है, जिससे आप अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ। और फ्रीबी में सीधा आपको पैसा दे दिया था, जो करना करो। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम को फ्रक्टिफाई होने में बहुत लॉन्ग टाइम लगता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कई सरकारों को आना पड़ता है। पता लगा 3 सरकार गुजर गई तब कुछ फायदा होता है।
लेकिन उससे इलेक्टोरल फायदा तुरंत नहीं होता है, क्योंकि जो आज आप सोशल वेलफेयर स्कीम लाओगे उसका असर 10 साल बाद दूसरे गवर्नमेंट को होगा। तो आप सोचोगे मैं ऐसे ही है कि जैसे आप एक पौधा लगाओ, तो आपका पौधा हो सकता है आपके मरने के बाद लोगों को फल दे, या आप के जाने के बाद, या आपको ना देकर दूसरे को दे छाया। लेकिन लोग बोलेंगे मुझे क्या फायदा है, मैं क्यों लगाऊं दूसरे के लिए। तो ये पौधे लगाने जैसी बात है, और सबको लगता है कि इससे अच्छा तो तुरंत पैसे दो और तुरंत वोट पाओ और राज करो। यदि ऐसा हुआ डियर स्टूडेंट, तो मेरा पर्सनली मानना है कि हम नीचे जाएंगे। यदि हम फ्रीबीज देंगे तो हम कभी ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। गरीबों को कुछ पैसे दे देने से वो कभी अमीर नहीं बन सकते, या कभी लाइफ में ऊपर नहीं उठ सकते। जब तक आप उनको एजुकेटेड नहीं करोगे, हेल्थ नहीं दोगे, उनको एक्सेस नहीं दोगे, उनको कैपेबल नहीं बनाओगे, तब तक वो ऊपर। गरीब इसलिए गरीब नहीं है, मैं प्रोफेसर सेन की बात को केवल रिपीट कर रहा हूँ, गरीब इसलिए गरीब नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, उनको इक्वल एक्सेस नहीं है, उनको उस तरह का सोशल स्टेटस नहीं, इसलिए वो गरीब है। इसलिए गरीब नहीं, आप उनको 1500 रुपए देकर अमीर नहीं बना सकते। सो दिस इज द डिफरेंस, सोचना इस पे। और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम को अपनाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी। भले आपको फायदा ना हो, लेकिन वो वृक्ष है जो आपके जाने के बाद दूसरे को देगा, लेकिन आपको याद रखा जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। यदि आप रियली इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक में, यदि ऐसा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं, पॉल साइंस की कम्युनिटी का मेंबर बनना चाहते हैं, तो वेबसाइट है paulsciencehelp.in। कई चीजें इसमें आपको फ्री मिलती हैं, पीडीएफ एंड ऑल। ईमेल है paulsciencehelp@gmail.com। टेलीग्राम चैनल है @paulsciencehelp। और ट्विटर है @paulsciencehelp। इजी है, पॉल साइंस हेल्प, POLSC हेल्प। और आप जुड़ जाते हैं एक नॉलेज कम्युनिटी से, जिसका पैशन है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करना, और उसके थ्रू अपने लाइफ को डेल्टा चेंज करना, थोड़ा सा चेंज करना, बेटर बट हैप्पीली। मेन कंसर्न है टेक केयर एंड बी हैप्पी। बाय।